सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो 4 दिन आपके एग्ज़ाम्स के रह गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मैंने आरटीआई वगैरह लगाई थी ना, तो उसकी बात कर लेंगे, ईएसआईसी की बात कर लेंगे। मतलब इस वीडियो को शेयर कर देना, खासकर बिगिनर्स के साथ, ठीक है। जनरली मैं किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट इसको शेयर कर देना क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। खासकर जो बच्चे नए नए होते हैं, नए नए पास आउट होते हैं, डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो बहुत सारी नॉलेज नहीं रहती है क्वालिफ़िकेशन वगैरह को लेके। मुझे भी नहीं थी, और इसी वजह से मैं बहुत सारे फॉर्म्स भी नहीं भर पाया था अपने टाइम पे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना। तो मैंने जो आरटीआई फाइल की थी वहाँ से अलग अलग जगह से रिप्लाई आए, ठीक है। तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आरटीआई फाइल की थी। देन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स वगैरह, हर जगह उन्होंने मेरी आरटीआई जो है ट्रांसफ़र कर दी थी। अब धीरे धीरे वहाँ से रिप्लाई आ रहे हैं। अभी भी मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं। आज भी मेरे पास एम्स बरेली से रिप्लाई आया है। तो रिप्लाई तो लगभग देखो ऑलमोस्ट सेम ही था, क्योंकि मैंने आरटीआई जो फाइल की थी उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देन इसका थोड़ा बहुत रिसर्च किया है मैंने, एसआईसी का भी और ये सारी चीज़ों का, तो इस ओवरऑल इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो देखो, मेरी जो आरटीआई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछे थे। जैसे ये था, पीजीआईएमआर से रिप्लाई आया था, तो उसके क्वेश्चन क्या थे कि भाई इन्फॉर्म करो कि जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन पोस्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, तो उसमें जो यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों नहीं है, मतलब एक ही क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है। कहीं पे आप डिप्लोमा को ले रहे हो, कभी कहीं पे आप बीएससी एमएलटी को, कहीं पे 2 साल का एक्सपीरियंस है और कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं है। देन दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि रीजन्स बताइए और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, guidelines that explain why different institutions follow different educational qualification and experience requirement for the same post। तो मतलब ये था कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास हो तो वो प्रोवाइड करा दीजिए। देन थर्ड ये था कि एसआईसी वाला कि भाई जेएमएलटी को आप प्रेफर नहीं कर रहे हैं और डिप्लोमा को आप ले रहे हैं, जबकि बीएससी एमएलटी एक हायर डिग्री है। देन फोर्थ मेरा ये था कि भाई जैसे पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूस बेसिस पे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज नहीं आई है, तो आप कुछ एज रिलैक्सेशन दोगे, खासकर जो जनरल कैटेगरी है ना। क्योंकि कोविड में भी बहुत बच्चे इफेक्ट हुए हैं, कोविड में भी बहुत हर जगह वैकेंसीज में मतलब रिलैक्सेशन मिला है, एज रिलैक्सेशन। जैसे पुलिस वगैरह की वैकेंसीज आपने देखी होगी अपने स्टेट में भी। तो आप लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज निकल रही हैं, आपने कोविड के टाइम पे वैकेंसीज नहीं दी थी, तो अब भी तो आपको थोड़ा एज रिलैक्सेशन देना चाहिए ना, क्योंकि बहुत बच्चे ओवर एज हो गए हैं। तो इसी को लेके था। तो हर जगह से मतलब सेम ही रिप्लाई आया था कि भाई एज पर डीओपीटी और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये 2005, इसमें आप मतलब जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट है, जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशंस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, हम वो ही प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वाई वहन वुड करके, इन क्वेश्चंस का हम बहुत ही मतलब रिप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। और मतलब ऐसा एज सच आरटीआई में के किसी भी रूल में या एक्ट में एज सच कोई राइट नहीं है कि भाई हमें ये आंसर देना ही हर क्वेश्चन का ज़रूरी है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसी का आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। देन बहुत सारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने ये भी दिया था कि भाई अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर रेगुलेशंस, रूल्स, गाइडलाइंस वगैरह आपको देखनी है रिक्रूटमेंट के, तो आप मतलब ऐसे एम्प्लॉय कॉर्नर्स वगैरह होते हैं हर इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं जो भी हम रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड भी किए थे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक इंस्टीट्यूशन था, नॉर्थ ईस्ट का कोई इंस्टीट्यूशन था। तो अब जैसे देखो, ये था जिपमर, ठीक है। इन्होंने दे रखा है कि एज रिलैक्सेशन विल बी ग्रांटेड एज पर डीओपीटी नॉर्म्स, है ना। तो ये जो डीओपीटी होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो वो क्या काम करता है, वो ये देखता है कि भाई किसी भी रिक्रूटमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी रिक्रूटमेंट है, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन और जो आपका रिजर्वेशन है वो सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करना, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम का पैटर्न
और एग्ज़ाम कंडक्ट कराना वो खुद इंस्टीट्यूशन का होता है, ठीक है। जैसे एमसीआरई सभी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो उनका ही काम है कि वो कैसा भी मतलब सिलेबस दे या जो भी मतलब वो देते हैं नोटिफिकेशन, क्या उसमें कुछ भी सिलेबस रखे, कुछ भी पैटर्न रखे, वो उनका खुद का डिसीजन होगा। इसमें मतलब मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का कुछ भी रोल नहीं है। अब जैसे इन्होंने प्रोवाइड करा दिया था ये कौन, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, तो इन्होंने बोल दिखाया मतलब ये दिया था कि इनके यहाँ पे 30 वैकेंसीज होती हैं, नंबर ऑफ पोस्ट ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, लैब जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, और एज लिमिट होता है 30। देन वही जो पीजीआई में फॉलो होता है ना, बीएससी एमएलटी या फिर बीएससी लाइफ साइंस, प्लस यहाँ पे 1 ईयर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा है। तो ऐसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने प्रोवाइड करा रखा था। अब जो है मैं मेजर उनका बता देता हूँ आपको इंस्टीट्यूशंस का, बाद में हम ईएसआईसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अब ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन था, ये है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का। इसका मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने इसका ना फॉर्म फिल किया था 2021 में जब वैकेंसीज आई थी, और उस टाइम पे मैं अपना मास्टर्स मतलब परस्यू कर रहा था। तो उस टाइम पे क्या था, जैसे इन्होंने दे रखा है जेएमएलटी की इनके यहाँ पे 33 वैकेंसी है, 18 से 27 एज लिमिट होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल होते हैं ना, खासकर सफदरगंज हो गया, आरएमएल हो गया, वहाँ पे यही गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, ठीक है। एम्स में अलग गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अलग गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, ईएसआईसी में अलग होती है, पीजीआईएमआर में अलग होती है, जिपमर में अलग होती है। तो ऐसे ही सबका अपना अपना वो है। तो जैसे इन्होंने दे रखा था कि भाई डिप्लोमा चाहिए, 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए जेएमएलटी के लिए, और डिज़ायरेबल में बैचलर की डिग्री। अब इन्होंने भी बीएससी को डिज़ायरेबल में रखा है, बट यहाँ पे बीएससी वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बीएससी प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, तो यहाँ पे बीएससी वाले एलिजिबल होते हैं, बट एक्सपीरियंस उनको भी चाहिए बीएससी वालों को। ऐसे ही इन्होंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का दे रखा है, 90 वैकेंसीज होती है इनके यहाँ पे, और बैचलर यहाँ पे भी बैचलर डिग्री चाहिए, यहाँ पे डिप्लोमा नहीं चाहिए चलेगा, यहाँ पे बैचलर डिग्री प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, और 30 ईयर्स एज लिमिट। तो ये हो गया मतलब लेडी हार्डिंग का या सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं ईएसआईसी की, तो देखो ईएसआईसी का मैंने खूब बहुत डीपली मतलब रिसर्च किया था गूगल वगैरह पे कि भाई पहले क्या क्या रिक्रूटमेंट थी, क्योंकि मेरे टाइम पे आई थिंक 2019 में वैकेंसीज जो निकली थी ना, उस टाइम पे कोई भी जेएमएलटी की पोस्ट नहीं थी उस टाइम तक। तब क्या था, या तो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती थी या फिर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती थी, ठीक है। लैब असिस्टेंट की जैसे ये वैकेंसी 2019 का नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने सीनियर सेकेंडरी 10th+2 और डिप्लोमा मांग रखा है, ठीक है, और एज लिमिट होती थी 32 ईयर्स लैब असिस्टेंट की वैकेंसी। ऐसे ही लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी होती थी, उसमें भी 32 या फिर आई थिंक 35 एज लिमिट होती थी, और उसमें शायद एक्सपीरियंस मांगते थे, मे बी नहीं मांगते थे, है ना। तो एक बार आप खुद भी चेक कर सकते हैं पुराना नोटिफिकेशन देख के। एंड देन सिलेबस वगैरह भी अलग होता था इनका, जो ये अपने लेवल पे कंडक्ट कराते थे ईएसआईसी वाले। अब इन्होंने रूल्स चेंज किए हैं, तो ये वाला नोटिफिकेशन है जो इन्होंने रूल्स चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये था अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये आया था 2023 में, और तब से इन्होंने थोड़े बहुत रूल्स चेंज किए हैं। इनको पावर्स मिली हुई होती है, सब स्टैचुटरी बॉडी है ये ईएसआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आती है। तो अब इनको मतलब पावर्स मिली हुई है कि भाई आप जैसे आपकी लगता है कि भाई हमें इस क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है इस पोस्ट के लिए, तो आप अपने हिसाब से क्वालिफ़िकेशन रखिए। तो फिर इन्होंने चेंज किया था, इन्होंने जो लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट है ना, ये वाला नोटिफिकेशन भी गूगल पे आपको देखने को मिल जाएगा। लैब असिस्टेंट की पोस्ट का ही नाम चेंज करके इन्होंने जेएमएलटी रख दिया था, और उसका पे लेवल भी शायद बढ़ा दिया था। देन 639 टोटल वैकेंसीज होती हैं, 18 से लेकर 25 एज लिमिट कर दी थी फिर। और देन ये था इन्होंने 10th+2 साइंस से और डिप्लोमा, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस। डिग्री को इन्होंने डिज़ायरेबल में डाला था।
देन ऐसे ही ईएसआईसी में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी होती हैं। 544 वैकेंसीज हैं टोटल। सैंक्शन वैकेंसी मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है ईएसआईसीज में इस पोस्ट के लिए। बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी और 2 साल का एक्सपीरियंस एज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब बीएससी की डिग्री आपकी होनी चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और केमिस्ट्री या फिर किसी भी बायोलॉजी की ब्रांच में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 75% ये वैकेंसीज प्रोमोशन के थ्रू भरी जाती हैं और 25% वैकेंसीज ये डायरेक्ट रिक्रूट मतलब डायरेक्ट एग्ज़ाम वगैरह के थ्रू फिल होती हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और जेएमएलटी की वैकेंसीज तो ईएसआईसी में आई हैं, आने वाले टाइम में ये वाली वैकेंसीज भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये थे कुछ ईएसआईसीज के रूल वगैरह। पहले वो लैब असिस्टेंट की ही वैकेंसी हुआ करती थी, जिसको बाद में चेंज करके जेएमएलटी कर दिया था, है ना। तो ये ईएसआईसी का था। ऐसे ही आपका एम्स का है। और मुझे एक चीज़ और बतानी थी, जैसे देखो मैंने आरटीआई फाइल की थी, तो यहाँ मुझे नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन जो हमारा कमीशन बना है ना, यहाँ से भी रिप्लाई आया था। यहाँ भी उन्होंने आरटीआई ट्रांसफ़र कर दी थी। वैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये दिल्ली में ही है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लिखो, ईमेल वगैरह डाल दूँ कि भाई थोड़ा बहुत आप देखिए, क्योंकि जैसे कोई बच्चा दिल्ली से किसी ने पास आउट किया है, ठीक है, रहने वाला वो बच्चा यूपी का है। अब जब दिल्ली में ही कोई रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, तो उसका यूपी में कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी तो शायद ट्रांसफ़र होता है ना, कि भाई आपने एक स्टेट में कर रखा है तो आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं उसको, है ना। और फिर यूपी में भी तो ये है कि भाई वहाँ के जो डोमिसाइल चाहिए होता है यूपी में, कि वहाँ के रहने वाले ही बच्चे मतलब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कोई बच्चा अगर दिल्ली या हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो वो बच्चा अपने स्टेट में जाके कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा, है ना। तो ये वाला इशू भी है बहुत बच्चों के साथ। तो ऐसे ही कुछ मुझे लग रहा था कि कुछ एप्लीकेशन वगैरह मैं डाल दूँ, बट इनका ये यहाँ पे है कि उनका एक रिप्लाई आया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द NCAHP एक्ट 2021। यानी कि ये जो कमीशन बना है ना, ये सिंपली सिलेबस को अच्छे से फॉलो किया जाए, रजिस्ट्रेशन हो, एक कॉमन रजिस्ट्रेशन जिस पे आने वाले टाइम में काम करेंगे, क्वालिफिकेशन रूल्स ये होने चाहिए, एडमिशन के रूल्स होने चाहिए, सिंपल इसके लिए ही बनाया गया है। कुछ बच्चे डर रहे थे कि डिप्लोमा को ख़त्म कर देंगे रिक्रूटमेंट में ये सब, तो ये पर्सनली इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है। इस कमीशन का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, और इनका रिप्लाई भी आया खुद। देन ये था, इन्होंने एक रूलिंग सेंड करी थी DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के से कि भाई इन्होंने कोर्ट का रूलिंग सेंड किया था कि भाई वाई वुड करके ऐसे कुछ, कि इन क्वेश्चंस का जो भी हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, इनका आंसर नहीं दिया जा सकता, है ना। तो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पावर्स के थ्रू बनाए गए हैं, एक्ट वगैरह के थ्रू, पार्लियामेंट वगैरह के एक्ट के थ्रू। एम्स हो गया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कुछ हॉस्पिटल्स हो गए। इनको पावर मिली हुई है कि भाई आपके यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट है, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखिए और क्वालिफिकेशन वगैरह रखिए। इसमें मिनिस्ट्री का ऐसा कुछ रोल नहीं होता है। मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का बस ये रोल होता है कि रिजर्वेशन और जो एज रिलैक्सेशन होता है, जो मतलब दिया जाता है SC ST OBC को, वो रूल सही से फॉलो हो रहा है या नहीं, बस उस चीज़ को ये लोग देखते हैं। ठीक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में ESIC आता है। ESIC ने पहले 2023 में मैंने दिखाया था, अभी इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने रूल्स वगैरह चेंज कर दिए हैं। तो ESIC का ये था। ESIC में जो केस चल रहा है ना, मुझे वो लगता है कि भाई वो केस तभी आपके फेवर में जा सकता है, जैसे वो बच्चे बता रहे हैं कि बच्चे कुछ ये सब सुप्रीम मतलब कोर्ट वगैरह में गए हैं, तो जैसे उन्होंने अलग अलग मतलब किसी ESIC में डिग्री को मान्य कर दिया है, किसी में डिप्लोमा को, किसी में डिग्री को नहीं लिया है। इस बेसिस पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, छूट मिल सकती है, किसी भी केस वगैरह से हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें कुछ केस में कुछ हो पाएगा। अब जैसे देखो मैं बताऊं एम्स का, जैसे
एम्स की गाइडलाइंस होती हैं, एम्स रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर लैब टेक्नीशियन। अब जैसे देखो ये एम्स की गाइडलाइंस है, 2018 में आई थी, ठीक है। इन्होंने दे रखा है पूरा कि इतनी इतनी वैकेंसीज़ हैं और ये रिक्वायरमेंट है एम्स के यहाँ पे। ये भी 2018 में अमेंड होके आई थी, रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर दी ऑफ द कैडर ऑफ लेबोरेटरी एट दी एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। एम्स न्यू दिल्ली ने मतलब रूल्स को रिवाइज किया था, उसके बाद अलग अलग एम्स ने ये चीज़ें फॉलो की है। पहले ये वैकेंसीज़ नहीं होती थी जेएमएलटी की और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। ये 2015 वाले जो रूल्स है उसमें बस लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन वाली पोस्ट है। ये 2000 रूल्स वगैरह चेंज करके 2018 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसमें भी आपको पता होगा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 560 वैकेंसीज़ हैं, ग्रुप बी की जॉब है ये। और इसमें जो 70% वैकेंसीज़ है वो एग्ज़ाम के थ्रू कंडक्ट मतलब ली जाएंगी और भरी जाएगी, और 30% प्रमोशन के साथ, है ना। और इसमें जैसे जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 93 वैकेंसीज़ हैं, और ग्रुप सी लेवल की जॉब है। ये एम्स दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी अलग अलग एम्स में अलग अलग होता है। और 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के थ्रू डायरेक्ट। तो ऐसा कुछ है एम्स दिल्ली का, है ना। अब जैसे अब आपको ये भी पता होगा कि भाई जो जेएमएलटी की क्वालिफ़िकेशन थी ना उसमें भी चेंज किया था इन्होंने, ठीक है। जैसे ये एक था 1 मई 2023 में आया था ये, यानी कि जो एमसीआरई है 2023 में जब एमसीआरई स्टार्ट हुआ था उसके आने से पहले इन्होंने चेंज किया था। पहले क्या था कि पहले जेएमएलटी की वैकेंसी के लिए ये था कि भाई 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और 2 साल का डिप्लोमा। फिर इन्होंने इस चीज़ को चेंज करके डिप्लोमा एक्सपीरियंस के साथ और में डाल दिया था बैचलर डिग्री को। तो पहले बैचलर डिग्री नहीं थी जेएमएलटी पोस्ट में, पहले ये था कि भाई 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इतना और 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस 100 बेड हॉस्पिटल वगैरह, है ना। तो पहले एम्स में भी जेएमएलटी में डिग्री नहीं था, बाद में इन्होंने चेंज किया था 2023 में। और ये है आपके 2015 वाले रूल्स जिसमें लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन वाली जो वैकेंसीज़ हैं वो थी। ओपन हो जा, शायद नहीं होगा ओपन, या आप लोग देख लेना, खुद भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ ये था कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपके नियर बाई जो भी इंस्टीट्यूशंस है कि वहाँ पे जब भी वैकेंसीज़ निकलती हैं तो उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब मैंने पास आउट किया था ग्रेजुएशन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मेरे आसपास कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज़ निकलती है, कैसे कैसे निकलती है। अगर मुझे उस टाइम पे पता होता तो मैं सिंपली एमएससी ना करके मैं 2 साल जॉब करता। बट मैं अनलक्की था कि मेरे टाइम पे यार कोविड वगैरह था, तो गांव से थे, तो उस टाइम पे थोड़ा अप डाउन करना शहर में तो थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। तो बट आप लोग देखो लक्की है, आपके टाइम पे वैकेंसीज बहुत निकल रही है, ठीक है। तो अगर आप जस्ट पास आउट है ना तो ये मत इंतज़ार कीजिए किसी भी वैकेंसीज़ का, आप जॉब के साथ ट्राई कीजिए, ठीक है। जॉब में आपको सैलरी कम मिले, अगर आपने सोच ही लिया है कि भैया मुझे तो लैब टेक्नीशियन फील्ड में ही कंटिन्यू करना है, अगर आपको हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए जाना है तो देन वो आपका खुद का पर्सनल चॉइस है। बट अगर आपको लैब टेक्नीशियन ही बनना है तो भाई एक्सपीरियंस लो, क्योंकि मैक्सिमम जो वैकेंसीज़ है ना वो एक्सपीरियंस बेस्ड पे निकलती है, ठीक है। अभी आपने एम्स में भी देखा होगा, एम्स दिल्ली में भी एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। जेएमएलटी की वहाँ पे 90 वैकेंसीज़ हैं, मतलब रिक्वायरमेंट 90 जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ही है, उससे ज़्यादा एमएलटी वाली जो है वो पोस्ट है। तो और बाकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी 1 साल का एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मांगते हैं, ठीक है। तो ये मैं चीज़ बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, है ना। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, आई होप आपको मतलब चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे क्या कुछ होता है। तो आपके जो भी नियर बाई हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह, अगर वो अपने बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो उनकी वेबसाइट पे आप जाइए, रिक्रूटमेंट कॉर्नर या एम्प्लॉय कॉर्नर करके कुछ होता है, और वहाँ पे वो दे रखे होते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इतनी वैकेंसीज़ होती हैं लैब टेक्नीशियन वगैरह की, और
ये रिक्वायरमेंट रूल्स हैं हमारे कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए होती है। तो उसको आप पूरा करने की कोशिश कीजिए कि भाई आपके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपने पास आउट किया है, आप कोशिश कीजिए कि भाई अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि जनरली 21 साल में ही आप डिप्लोमा या बीएससी की डिग्री जनरली सब कंप्लीट करते हैं। 2 साल का आप एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आप 22-23 के हो जाएंगे। फिर आप चाहे जॉब करें ना करें, अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मेरा तो देखो यार यही सजेशन है कि ज़्यादा सफ़र करने से बेटर है कि भाई पहले ही चीज़ों को कंप्लीट कर लो ना। ये भी तो एक तरह की क्वालिफिकेशन ही है ना कि भाई जब मांग ही रहे हैं, है ना। और आपने सोच लिया कि भाई अगर हमें गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन ही बनना है तो क्यों ना हम पूरा एक्सपीरियंस लें और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए हम एलिजिबल हो जाएं। जहाँ पे एक जेएमएलटी की पोस्ट होती है, ठीक है, वहाँ पे देखो ना एमएलटी की जो वैकेंसीज़ है उसमें सैलरी भी ज़्यादा है और उसमें वो ग्रुप बी की जॉब होती है, ठीक है। इस अब जैसे जेएमएलटी आप लगते हैं वहाँ भी तो आपका प्रमोशन एज ए एमएलटी ही होगा ना। तो बेटर ये है ना कि डायरेक्ट इसी पे लग जाओ, है ना। जब क्योंकि पेपर तो सेम ही आ रहा है ना, लैब अटेंडेंट के लिए भी, जेएमएलटी के लिए भी, हर जगह के लिए, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। और ईएसआईसी का देखो अभी रिप्लाई नहीं आया। ईएसआईसी की आरटीआई का कुछ बच्चे पूछ रहे थे और 1 महीना हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार या तो ईएसआईसी में कोई फ्रेश आरटीआई में मतलब वहाँ पे फाइल करूँ। बट वो बेटर है कि जिनका रिज़ल्ट भी रुका है या जो भी मतलब जिन लोगों को भी लगता है कि भाई आने वाले टाइम में उनको रैंक वगैरह मिल गया, रिजल्ट रुक जाएगा 2025 वाले खासकर जो बच्चे हैं, तो वो अगर वो आप खुद से आरटीआई डालोगे तो वो ज़्यादा बेटर है कि बजाय कि मैं ये आरटीआई लगाऊं, है ना। ये तो मैंने लगा दिया था कि भाई कुछ बच्चे बोल रहे थे और मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत जानना था। मुझे भी एक्चुअल में ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती है, ये मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। और आज भी बच्चों को नहीं पता होता है, इवन सेलेक्टेड बच्चों को भी नहीं पता होता है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट हुई है ना। तो इस वीडियो के थ्रू आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। सो थैंक यू।